हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं एसी थ्योरी के बारे में, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में। कल हमने इसकी दूसरी क्लास करी थी और आज की क्लास जो इसकी तीसरी क्लास रहने वाली है एसी थ्योरी की। और अगर अभी तक आपने इसकी पहली दो क्लासेस नहीं देखी इस चैप्टर की, तो पहले आप दो क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वाली क्लास देखनी चाहिए। और अब हम पढ़ रहे हैं एमसीक्यू, क्योंकि हमने जो सभी चैप्टरों की थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक ना थ्योरी क्लास नहीं देखी है और आप डायरेक्ट जो है एमसीक्यू क्लास देखना स्टार्ट कर चुके हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आपको जो है थ्योरी क्लास कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमको बेसिक नॉलेज देखने को मिलती है किसी भी चैप्टर के बारे में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि आयोग हमसे किस प्रकार के सवाल जो है बनाकर पूछ सकता है, और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हम एमसीक्यू करते हैं। लेकिन थ्योरी क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ से हमें चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज मिलती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, पहले आपको जो है थ्योरी क्लास कंप्लीट करनी चाहिए हर एक चैप्टर की, उसके बाद आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? अनुनादी आवृत्ति पर एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ की शुद्ध प्रतिक्रिया डैश है। यानी कि फ्रीक्वेंसी कैसी है? अनुनादी। किस कंडीशन की बात कर रहा है ये? अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर एक सीरीज आरएलसी सर्किट की शुद्ध प्रतिक्रिया कैसी होती है। देखो, अनुनादी आवृत्ति कब, अनुनाद की कंडीशन कब पैदा होती है? जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होता है। यानी कि वो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में एक्सएल का मान शून्य हो जाता है और एक्ससी का मान भी शून्य हो जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमें पता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। अब ऐसी कंडीशन में एक्सएल का मान भी 10 मान लेते हैं और एक्स सी का मान भी 10 मान लेते हैं, तो 10 में से जब 10 जाते हैं तो बचता है 0। तो जेड का मान कितना बच जाता है? जेड का मान केवल आर के बराबर बच जाता है। और ये चीज जो हमने कल की क्लास में भी देखी थी। तो वो जो कंडीशन होती है रेजोनेंस की कंडीशन, उस समय शुद्ध प्रतिक्रिया जो है शून्य हो जाती है। केवल एक प्रतिरोधी कंडीशन रह जाती है, उस सर्किट के अंदर केवल एक प्रतिरोध रह जाता है, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा, शून्य। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। अनुनादी आवृत्ति पर इन्होंने पूछा है, एक श्रृंखला आरएलसी परिपथ है हमारे पास, उसके अंदर एक्सएल और एक्ससी का मान कितना होगा, ये इसने सवाल में हमसे पूछा है। तो आपको याद रखना है वो होता है शून्य। अगला सवाल है, एक आरएलसी श्रृंखला परिपथ में जब आपूर्ति की आवृत्ति अनुनाद की आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो क्या होता है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये बड़ा। इन्होंने इस सवाल में बोला है, जब आपूर्ति की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तब वो सर्किट जो है इंडक्टिव सर्किट होता है। कैसा? इंडक्टिव सर्किट होता है। अगर ये बोल दे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तब क्या होगा? तब वो सर्किट जो है कंडक्टिव बन जाता है, सॉरी कैपेसिटिव कैपेसिटिव सर्किट बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये बताइए कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट में करंट आगे रहता है या पीछे? आप कहेंगे करंट जो है पीछे रहता है इंडक्टिव सर्किट में। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, सप्लाई धारा लागू वोल्टेज से पश्च होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। सप्लाई धारा जो है लागू वोल्टेज से पीछे रहती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट हो जाए। और ये दो बातें ना आपको ध्यान रखनी है, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो वो सर्किट इंडक्टिव सर्किट होता है। अब जब फ्रीक्वेंसी का मान, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान सप्लाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाता है, तब वो सर्किट कैपेसिटिव सर्किट होता है। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अनुनादी आवृत्ति यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एक समांतर अनुनादी परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है। कल की क्लास में आखिरी आखिरी सवाल आया था शायद वो, जब मैंने आपको बताया था एक एक ग्राफ। इस तरीके से आपको ये एक ग्राफ है, इसको याद रखना है। बीच में होती है यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, और जो ये ऊपर वाला है ये होगा जेड का, और जो ये नीचे वाला जो आर्क है ये होगी करंट की। और ये किस कंडीशन में होती है? ये होती है पैरेलल कंडीशन में। और इस सवाल में इन्होंने अनुनादी आवृत्ति कब पूछी है? समांतर में। और जो कल मैंने आखिरी में आपको सवाल बताया था वो एक श्रेणी का था, यानी कि सीरीज कंडीशन का था।
और अब समांतर की बात पूछ ली इसने, तो प्रतिबाधा कैसी होती है, अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछ ले अनुनादी आवृत्ति पर एक समांतर अनुनादी परिपथ में करंट का मान क्या होगा, करंट का मान होता है न्यूनतम, करंट का मान न्यूनतम और प्रतिबाधा का मान अधिकतम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक आरएल समांतर परिपथ में यदि शुद्ध प्रतिरोधक से आईआर और शुद्ध प्रेरक से आईएल धारा आती है तो आईआर और आईएल के बीच फेज संबंध क्या होगा। देखिए ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, यहां पर आएगी आईआर और यहां पर आएगी वी वोल्टेज। अब वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल होता है रेजिस्टेंस में, 0 डिग्री का, ये बना दिया 0 डिग्री का। और एक शुद्ध प्रेरक के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, 90 डिग्री का। तो यहां पर आएगी आई एल। अब इन्होंने पूछा है शुद्ध, तो आई आर और आई एल के बीच में कितना अंतर है, आई एल ये हो गया, आई आर ये हो गया, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 90 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, कैसे समझना है इस सवाल को, देखो एक बार फिर से बताता हूं आपको, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। इन्होंने कहा एक शुद्ध प्रतिरोधक, शुद्ध प्रतिरोधक में मान लीजिए आई आर यहां पर है, तो वोल्टेज कहां पर आएगी, वोल्टेज भी इसी के साथ आएगी। अब शुद्ध प्रेरक में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर वोल्टेज यहां पर है, सॉरी इसमें ना नीचे की ओर बनेगा ये, एक मिनट, चलो फिर से बना देते हैं इसको, क्योंकि करंट जो है पीछे रहता है। यहां पर मान लेते हैं आई आर और यहां पर है वोल्टेज, तो फिर प्रेरक का करंट कहां बनेगा, या नीचे की ओर बनेगा, आई एल जो है नीचे बनेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और वोल्टेज जो है आगे चलती है करंट से। अब इन्होंने पूछा है आई आर और आई एल के बीच में कितना अंतर है, 90 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस एसी सर्किट में अनुनाद पैदा हो सकता है। अनुनाद तभी पैदा हो सकता है जब उस सर्किट के अंदर एल और सी होता है। क्या होता है, एल और सी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसी के अंदर है आर एल सी। अगला सवाल है प्रेरण ऊष्मा में ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। प्रेरण ऊष्मा यानी कि इंडक्शन हीट। कैसी हीट, इंडक्शन। इंडक्शन हीट किस तरीके से पैदा हो सकती है, वो होती है भंवर धारा से। ऑप्शन नंबर सी को भी करेक्ट हो जाएगा, एडी करंट, एडी करंट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। प्रेरण ऊष्मा किसके द्वारा होती है, प्रेरित भंवर धारा से, यानी कि एडी करंट से पैदा होती है। अगला सवाल है एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सी का मान अवमूल्यित हो जाता है तब अनुनाद आवृत्ति पर क्या असर पड़ेगा। अवमूल्यित यानी कि कम हो जाता है। सवाल की लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा कि सवाल में आपको क्या बोल रहा है वो। तो सी का मान इसने कम किया है, और कब, अनुनादी आवृत्ति पर। अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला किसको पता है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, इस सवाल में केवल इसने सी का जिक्र किया है, तो हम मानेंगे एफ आर इज इक्वल टू 1/√c। अब इसने क्या किया है, सी का मान कम किया है। अगर सी का मान कम होगा तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा, ये बात आपको समझना है। अगर सी का मान कम होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगी, अगर सी का मान हम कम करेंगे तो। अगला सवाल है जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होती है। क्या कहा इसने सवाल में, जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड यानी कि रिएक्टिव लोड, यहां पर रिएक्टिव लोड का मतलब है एल और सी से है, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर से, क्योंकि रिएक्टिव लोड कौन से होते हैं, या तो कैपेसिटर होता है या इंडक्टर होता है, और जो एक्टिव पावर होती है वो रेजिस्टेंस होती है। इन दो चीजों का आपको पता होगा। अब प्रतिक्रियाशील लोड पर क्या है, इन्होंने एसी विद्युत धारा लागू की है, तो उसके अंदर एल और सी के अंदर आपको पता है क्या होता है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पर रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर रहेगी वोल्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये प्रतिक्रियाशील की जगह हमें एक्टिव पावर बोल देता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, विद्युत धारा के साथ फेज में रहती। अगला सवाल है ससेप्टेंस डैश शब्द
के रूप में व्यक्त किया जाता है। ससेप्टेंस होता है क्या है? ससेप्टेंस होता है रिएक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती 1/y। y से हम इसे लिखते हैं ससेप्टेंस को, सॉरी y से तो हम जो है एडमिटेंस को लिखते हैं, इसे इसको लिखते हैं b से। ये गलती ठीक कर लेना इसको, क्योंकि जो y होता है वो होता है 1/z का व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन इन्होंने ससेप्टेंस का बोला है, ससेप्टेंस को हम लिखते हैं b से। और x का वो क्या होता है मात्रक? x का मात्रक होता है ओम, तो b का मात्रक होगा महो। महो कहो या फिर सीमेंस कहो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महो बोलो या फिर सीमेंस बोलो, और मात्रक इसको किससे डिनोट करते हैं? बी से इसे डिनोट करते हैं। अगला सवाल है, एक केबल कैपेसिटर में वोल्टता प्रवणता डैश के पृष्ठ पर अधिकतम होती है, यानी कि एक केबल कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज प्रवणता यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो याद रखना वो उसके कंडक्टर पर होती है। वोल्टता प्रवणता कहां पर अधिक होती है? उसके कंडक्टर के पृष्ठ पर सबसे ज्यादा होती है। अगला सवाल है, डैश में चोक को प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी चोक को प्रतिरोध के रूप में कहां पर प्रयोग किया जाता है? क्या एसी सर्किट के अंदर, या डीसी सर्किट के अंदर, या अर्ध तरंग परिशोधक परिपथ के अंदर, या एसी और डीसी दोनों के अंदर किया जाता है? तो चोक का इस्तेमाल हम केवल एसी सर्किट के अंदर करते हैं, इस बात का आपको पता है। एसी सर्किट के अंदर हम क्या करते हैं? चोक का इस्तेमाल करते हैं करंट एक प्रतिरोधक के रूप में, और जो चोक है वो विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध भी करता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चोक क्या करता है? विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एसी सर्किट में चोक को एक प्रतिरोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक एसी की एक चक्कर प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है। क्या कहा इसने? एक एसी है, एसी वेवफॉर्म है, उसका एक चक्कर जो है 1 मिली सेकेंड में घटित होता है, तो इसकी बारंबारता क्या होगी, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? देखो, एक बात का हमें पता है, टी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/f के, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/t होगी। f इज इक्वल टू टाइम कितना दिया इसने? 1 मिली सेकेंड, यानी कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम ले रहा है? 1 मिली सेकेंड का। तो 1/1 गुणा मिली को क्या कहते हैं? 10⁻³ कहते हैं। अब जो 10⁻³ है ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? 10⁻³ बन जाएगा। 10⁻³ हर्ज, यानी कि 1000 हर्ज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आ गया होगा आपको समझ? कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1000 हर्ज। कैसे किया है ये सवाल? देखो एक बार फिर से बताता हूं। इसने कहा है कि एक एसी वेवफॉर्म है, वो एक चक्कर को काटने में 1 मिली सेकेंड का टाइम लगाती है। फ्रीक्वेंसी हमें पता है 1/t होती है। अब टाइम कितना दिया है? 1 मिली सेकेंड। मिली को कहते हैं हम 10⁻³ अब जो 10⁻³ है ऊपर जाकर प्लस के 10⁻³ बन जाएगी, और 10⁻³ होती है 1000, और ये बन जाएगा 1000 हर्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसकी? 1000 हर्ज होगी। अगला सवाल है, फैराडे के नियम में होने वाला ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? जो फैराडे का नियम है वो क्या होता है? देखो, E बराबर -N/dφ/dt होता है। अब इसने कहा ये जो माइनस का साइन है ये क्या दर्शाता है? आपको ये बात तो पता है, ये लेंज के नियम को दर्शाता है, ये लेंज के नियम को दर्शाता है। और ये हमें जो प्रेरित ईएमएफ हुआ है, जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, उसके भी बारे में हमें बताता है। तो प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन के विरुद्ध चिन्ह को दर्शाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लेंज का नियम क्या आता है कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसके कारण एक सर्किट के अंदर एक करंट चलता है, वो करंट क्या है? उत्पन्न करने वाले का विरोध करता है। ये हमें बताता है लेंज का नियम। क्या बताता है लेंज का नियम? जब एक कोयल के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है तो उस ईएमएफ के कारण उस सर्किट के अंदर एक करंट प्रवाह होता है, और वो जो करंट होता है वो उत्पन्न करने वाले का विरोध करता है, इसलिए हम इसमें माइनस के साइन को लगाते हैं। अगला सवाल क्या है? एक हीटर को 230 वोल्ट 1000 वाट एसी की श्रेणी में माना जाता है। तो 230 वोल्ट मान को डैश को सूचित करता है। देखो, जो घरों में सप्लाई आती है 230 वोल्ट या 240 वोल्ट या 220 वोल्ट, जो भी आप मानते हैं,
तो वो पूछा है कि वो कौन सा मान होता है, क्या वो शिखर वोल्टता होती है, या आरएमएस वोल्टेज, या एवरेज वोल्टेज, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है, वो हमेशा आरएमएस वोल्टेज होती है। कौन सी होती है? आरएमएस वोल्टेज होती है। अगला सवाल है, वीएआर निम्न में से किसकी इकाई है? वीएआर आप सभी को पता है प्रतिघाती शक्ति की इकाई होती है। और जो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, उसकी भी जो रेटिंग होती है वीएआर यानी कि के वीएआर के अंदर दी जाती है। अगला सवाल है, स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए वह विद्युत शक्ति कितनी होती है? देखिए, स्टार और डेल्टा की बात करी यानी कि थ्री फेज के बारे में पूछ रहा है ये, तो पावर वहां पर होती है 3 VP कोस फाइव, या फिर P बराबर √3 VL कोस फाइव। ये दोनों होती है एक थ्री फेज के अंदर पावर को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसने बोला है कि संतुलित भार पर लोड के लिए व्यय विद्युत शक्ति। जब ये लोड की बात कर दे ना, जब ये लोड की बात कर दे तो हमें लाइन वोल्टेज और करंट, लाइन करंट के बारे में बताना होता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो, एक तो होता है P बराबर 3 VPIP कोस फाइव, यानी कि थ्री फेज के अंदर पावर को निकालने का एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक होता है P बराबर √3 VLIL कोस फाइव। लेकिन जब ये लोड की बात करेगा ना, लोड के द्वारा खपत की गई विद्युत शक्ति, तो वहां पर हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं? P बराबर √3 VLIL कोस फाइव, यानी कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के द्वारा हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, √3 VLIL कोस फाइव। ऑप्शन नंबर बी मत कर देना दोस्तों इसका, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। 3 VPIP कोस फाइव। अगला सवाल, 0.01 एम्पियर डैश के बराबर होता है। देखो भाई, एक चीज मैंने आपको ना इसको ट्रांसलेट करना बताया था कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की ओर कैसे जाते हैं, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की ओर कैसे जाते हैं। अब इन्होंने इस सवाल में एम्पेयर का मान दे दिया, और इसने पूछा है कि माइक्रो एम्पेयर की फॉर्म में उसको बदलो। तो कैसे बदलेंगे वो देखिए, एक बार फिर से बताता हूँ। वैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है 0.01, इसने माइक्रो बोला है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो कहते हैं किसे। माइक्रो कहते हैं 10⁻⁻6 को। अगर ये मिली बोल देता तो 10⁻⁻3 हम कहते। अगर ये नैनो बोल देता 10 की पावर हम -9 करते। एक मिनट। अगर ये पिको की बात कर देता तो हम 10 की पावर -12 की बात करते। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। अगर वो माइक्रो की बात करता है 10 की पावर -6, और मिली की बात करता है 10 की पावर -9, अगर -3 सॉरी, 10 की पावर -9 कब यूज करेंगे? जब वो नैनो सेकंड की बात करेगा, नैनो की बात करेगा सॉरी, और जब पिको की बात करेगा 10 की पावर -12। अभी सवाल में किसकी बात करी है इसने? माइक्रो की बात करी है भाई। ठीक है, माइक्रो किसे कहते हैं? 10 की पावर -6 को। अब 10 की पावर जो 6 है, 10 की पावर 6 से हमें ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और 10 की पावर 6 से हमें नीचे गुणा करना पड़ेगा, तब हम इसको माइक्रो में बना सकते हैं। अब अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप ये जीरो हटाओ, ये सॉरी पॉइंट हटाओ, और 10 की पावर 2 नीचे लग गया। अब 2 से कटाइए 4 बार। अब जो ये 10 की पावर 6 है ना, ये ऊपर जाकर बन जाएगा माइक्रो। कैसे? 1 × 10 की पावर 4, ये बन गया माइक्रो। 10 की पावर 6 क्या बन गया? माइक्रो। 10 की पावर 4 को हम क्या कहेंगे? 1 2 3 4 माइक्रो। हम 0.01 एम्पियर को 10,000 माइक्रो भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अब आपको बताता हूँ, इसको अगर ये बोल देता कि है मिली में बदलने के लिए, तो फिर हम इसे मिली में कैसे बदलते? देखिए, 0.01 मिली होती है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से ऊपर गुणा, 10 की पावर 3 से नीचे गुणा। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, गुणा। अब जो इसे काट दो, इसको बचेगा ऊपर केवल 10, तो ऊपर की तरफ बन गया 10, और जो 10 की पावर 3 है ऊपर जाकर मिली में बढ़ जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं 10 मिली एम्पेयर भी हम इसे कह सकते हैं। ये तो बात हो गई नीचे वैल्यू करने की। अगर ये बात हमें कह दे कि इसे किलो में बदलो या फिर मेगा एम्पेयर में बदलो, तब हम क्या करेंगे? देखिए, मान लेते हैं हमें 100 एम्पेयर दे दिया, और अब ये बोलता है इसे 100 एम्पेयर को, सॉरी हम 1000 मान लेते हैं, लो यहाँ पर, फिर हमको आसानी हो जाएगी थोड़ी। 1000 एम्पेयर क्या देता है ये?
1000 एम्पेयर को हमें किसके फॉर्म में बदलना है? मेगा के फॉर्म में बदलना है। किसमें? मेगा के फॉर्म में। तो और मेगा को हम क्या कहते हैं? 10 की पावर 6 कहते हैं। तो 1000 गुणा 10 की पावर 6 से ऊपर गुणा कर दो, 10 की पावर 6 से नीचे गुणा कर दो। ये ऊपर वाला 10 की पावर 6 तो बन गया मेगा। अब ये 10 की पावर 6 है। अब इसको करना है सोल्व। अब 3 जीरो से तो ये कट जाएंगे 3। ठीक है, अब क्या बच गया? अब बच गया 1/10 की पावर 3 मेगा। अब ये 10 की पावर 3 जो है ऊपर जाकर पॉइंट में बन जाएंगे 0.001 मेगा एम्पेयर। हम इसको इस तरीके पे भी लिख सकते हैं, 1000 एम्पेयर को हम 0.001 मेगा एम्पेयर भी बोल सकते हैं। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, जया तरंग का आरएमएस मान 100 एम्पेयर है, इसका उच्चतम मान क्या होगा? आरएमएस मान दे दिया और उच्चतम मान पूछ लिया, वीएम पूछ लिया, सॉरी आईएम। आईएम क्या होता है? आईएम आईआरएमएस इंटू 1.414, ये होता है इसको निकालने का फॉर्मूला। आरएमएस मान का है 100 एम्पेयर गुणा 1.414, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, कितना बन जाएगा? 141.4 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 141.4 एम्पेयर। अगला सवाल है, इसमें से किसका समयांक अधिकतम होगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट किसका सबसे अधिकतम होगा? सॉरी, टाइम कांस्टेंट नहीं, टाइम पीरियड। सबसे ज्यादा टाइम पीरियड इसने पूछा है, किसका हुआ? आपको एक चीज का पता है, F बराबर 1/T। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका टाइम पीरियड सबसे कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा। अब सबसे हमें क्या बताना है? टाइम पीरियड किसका सबसे अधिक है? अधिक बताना है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका टाइम पीरियड अधिक होगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ज। तो इसका टाइम पीरियड सबसे अधिक होगा। अगला सवाल है, जया वक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का अवस्था कारक कितना होता है? अवस्था कारक का मतलब है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर सवाल में आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है। फॉर्म फैक्टर को आपकी बार उसने लिख दिया अवस्था कारक। तो जया वक्रीय प्रत्यावर्ती धारा का अवस्था कारक क्या होता है? 1.11 होता है। और 1.15 किसका होता है? ये होता है ट्रायंगुलर वेव का। ट्रायंगुलर वेव का 1.15 होता है। एक किसका होता है? वो होता है स्क्वायर वेवफॉर्म का, स्क्वायर वेवफॉर्म का। और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर होता है 1.57। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, आरएल परिपथ में शक्ति घटक यानी कि पावर फैक्टर क्या होगा? आरएल में, आरएल में होगा लैगिंग। लैगिंग आगे पीछे, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर पीछे का मतलब है लैगिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ 100 हर्ट्ज पर अनुनादी है। यदि धारिता को 4 गुना कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति पर क्या असर पड़ेगा? शायद एक सवाल पहले भी आया था, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसमें बात कही थी धारिता को कम करने की। क्या सवाल आया था? वो धारिता को कम किया था तब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। लेकिन अब की बार क्या है, धारिता को 4 गुना कर दिया, यानी कि धारिता को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और 100 हर्ट्ज से कम का ऑप्शन कौन सा है? केवल ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। देखिए इसको सोल्व करके दिखाता हूं आपको। एफ आर इज इक्वल टू 1/√c बनेगा। मैंने 2πf को काट दिया है, 2πl को सीधा लिख दिया √c। एफ आर इज इक्वल टू कितना किया इन्होंने? धारिता को 4 गुना, √4। √4 का मतलब होता है 2, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? पहले की बजाय आधी हो जाएगी। तो पहले 100 हर्ट्ज थी, अब हो जाएगी 50 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको ये सवाल सोल्व करने हैं। अगला सवाल है, एक जया वक्रीय तरंग जिसका अधिकतम मान 200 वोल्ट है, 30 डिग्री पर इसका मान कितना होगा? इस सवाल में इन्होंने पूछा है इंस्टेंटेनियस मान। देखो भाई, वी टी का मान इन्होंने पूछा, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान इन्होंने पूछ लिया। कब? 30 डिग्री पर। इसका मान क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को किस तरीके से निकालेंगे? वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम का मान कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट।
साइन ओमेगा का मान कितना दिया 30 डिग्री, और साइन 30 का मान आपको पता होगा 1/2 होता है, 2×20 यानी कि 10 वोल्टेज आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये डिग्री देखकर इन्होंने पूछा है कि 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा, यानी कि इन्होंने इंस्टेंट ना हो तब की बार आरएमएस मान पूछा, ना मैक्सिमम मान पूछा, ना एवरेज। इन्होंने अब की बार सीधा इंस्टेंटेनियस मान पूछ लिया। 30 डिग्री पर वोल्टेज का 30 डिग्री पर मान क्या होगा, तो 10 वोल्टेज होगा, हो जाएगा 1/2। हमें पता है साइन 30 पर होता है। अगला सवाल है, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में आर इजिकल टू 20 ओम, एक्स आर इजिकल टू 63 ओम और एक्स सी इजिकल टू 32 ओम है, तो परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी। पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जो टोटल प्रतिबाधा वो कैसे निकालते हैं, R² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, इस तरीके से इसको निकालते हैं। Z इजिकल टू R² का मान कितना है 20 का स्क्वेयर प्लस एक्सएल का मान है 63 माइनस एक्स सी का मान 32 स्क्वेयर। जेड इजिकल टू 20 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 400 प्लस 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 3 गए 3, 31 का स्क्वेयर। 31 का स्क्वेयर कितना होता है 961 होता है भाई, 961। अब जेड का मान कितना आ गया 400 और 961 होते हैं 1361, 1361। अब 1361 तो हमें पता है किसी चीज का रूट नहीं होता, लेकिन 37 का रूट होता है 1369। 37 का कितना होता है 1369 होता है, तो सबसे नजदीक हमें यही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसे करेक्ट कर देंगे। वैसे एक्यूरेट आंसर तो नहीं है ये ऑप्शन नंबर सी, लेकिन जैसा सवाल में दिया हुआ है 1361 बना है, लेकिन 1361 जो है किसी भी चीज का रूट नहीं होता है, किसी भी अक्षर का रूट नहीं होता। कितना होता है 1369 होता है, तो हम ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। हमें यह पता होना चाहिए सवाल किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है ना। अगला सवाल है 220 वोल्ट एसी सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान यानी कि वीएम का मान इसने पूछा है। वी आर एम एस इंटू √2 होता है, √2 का मान 1.414 होता है, तो वीएम इज इक्वल टू वी आर एम एस दे दिया 220 गुणा 1.414। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई। आप 1.41 की जगह 1.5 की गुणा कर दो, यानी कि 15 की गुणा करके देख लो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी कि 330 से कम आएगा। 330 से कम कौन सा है, ये हमें इसके नजदीक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर 220 की गुणा आप 1.41 के साथ एग्जाम में करने बैठ गए ना, तो इसी की गुणा करने रह जाओगे। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको। तो 220 की गुणा आपने 1.5 के आसपास कर दी, क्योंकि 1.414 क्या है 1.5 के नजदीक है, उससे थोड़ा कम है, तो 330 निकला। तो 330 से सबसे से कम कौन दिख रहा है हमें, 311 नजदीक दिख रहा है, तो हमने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दिया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, एसी के किस मान को एम्पेयर वोल्ट मीटर से मापते हैं। एम्पेयर वोल्ट मीटर से हम आरएमएस मान को मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आरएमएस मान। अगला सवाल है, 250 वोल्ट एसी की शिखर से शिखर वोल्टता क्या होती है। यह भी बहुत अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, शिखर से शिखर वोल्टता को हम कहते हैं 2 VM, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज की 2 गुना। अब इन्होंने जो 250 वोल्ट दी हुई है ना 250 वोल्ट, ये इसने दी हुई है आरएमएस मान। क्या दिया हुआ है आरएमएस मान। सबसे पहले तो हम इसका वीएम का मान निकाल लेंगे। वीएम कैसे, 250 इंटू 1.414, ठीक है। अब आएगा वीएम का मान निकल कर आ जाएगा, फिर हम जो मान निकल कर आएगा ना उसको 2 से गुणा कर देंगे। यहीं पर आप 2 की गुणा कर दो, 250 दूनी 500 हो गया। 500 की गुणा आप 1.414 में कर सकते हो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो कट जाएगा। अब आपको 141.4 की गुणा 5 में करनी है, करके देख लो। 5 चौके 20, 5 एकम 5 6 7, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, सॉरी ये आ गया 707 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 707 वोल्ट। अगर बस आपको ये ध्यान रखनी है, पीक टू पीक वोल्टेज किसे कहते हैं, 2 VM को कहते हैं। किसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान है 10 एम्पेयर।
अगर एक एमीटर को सर्किट से जोड़ दिया जाता है तो एमीटर का पठन क्या होगा। अभी एक सवाल आया था, उसमें पूछा गया था एमीटर कौन से मान को पढ़ता है। एमीटर जो है आरएमएस मान को पढ़ता है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आरएमएस मान निकालना पड़ेगा। आरएमएस मान होता है वीएम अपॉन वन, ओ सॉरी, √2, यानी कि 1.414। तो इसका टोटल मान कितना बनेगा, वीएम इंटू 0.707 बन जाएगा। वीएम का मान दिया हुआ है 10 एम्पेयर गुणा 0.707, पॉइंट हटाएंगे एक, ये जीरो से कट जाएगा तो कितना बनेगा 7.07 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7.07 एम्पेयर। अगला सवाल है, उस धारा का आरएमएस मान क्या होगा जिसका अधिकतम मान 200 एम्पेयर है। कौन सा मान पूछा है, आरएमएस मान। आरएमएस मान को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.707 की गुणा करनी पड़ेगी अधिकतम मान में। अधिकतम मान दिया हुआ है 200 एम्पेयर, पॉइंट काटेंगे, 2 जीरो कट जाएगी, 70.7 की गुणा 2 में कर दो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि 141.4 बन गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 141.4 एम्पेयर। अगला सवाल है, 415 वोल्ट आरएमएस और एसी आपूर्ति प्राप्त अधिकतम मान डैश होता है। यानी कि 415 वोल्ट आरएमएस है और एसी आपूर्ति प्राप्त अधिकतम मान क्या होगा, यानी कि 415 का जो है अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम मान यानी कि वीएम 1.414 की गुणा कर देंगे आरएमएस मान में, यानी कि 415 में। अब फिर से वही बात है भाई, 415 की गुणा कौन करेगा 1.414 में, तो आप क्या है 1.5 की गुणा कर दो, 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 7 22, 15 चौके 20, सॉरी 15 चौके 60 और 2 62, यानी कि 622.5 से कम मान कौन सा भाई, 622.5 से कम। तो हमें ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है 587। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 587। अब ज्यादा तो हो नहीं सकता 622 से, क्योंकि पहले ही हमें 1.41 से गुणा करनी थी, हमने 1.5 से गुणा करी है, पहले ही हमने ज्यादा गुणा कर दी है। तो 622 से अधिक तो हो नहीं सकता, 622 से कम ही होगा, तो वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है, एक साइनोसोडियल करंट का फॉर्म फैक्टर 1 है। अगर करंट का औसत मान 20 एम्पेयर है तो जो करंट का आरएमएस मान है। देखो भाई, ये सवाल आपके लिए जो है होमवर्क रहने वाला है। होमवर्क कल कराएंगे इस सवाल को, जो नेक्स्ट क्लास होगी। बाकी आपको इस सवाल को करके देखना है कि क्या इसका जवाब निकल सकता है। वी एवरेज का मान आप सभी को पता है क्या होता है, 2 VM अपॉन पाई होता है। अब आपको जो है ये सवाल सोल्व करके देखना है। नहीं, इन्होंने ये सवाल, इसके फॉर्मूले की जरूरत नहीं इस सवाल में। आपको जो है वी सॉरी फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू वी आरएमएस बटा वी एवरेज, इस फॉर्मूले से जो है ये सवाल आपको निकालना है। ये आपको होमवर्क रहेगा, कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास में जो है इतना ही करते हैं, ठीक है। आज की जो है तीसरी क्लास जो है कंप्लीट हुई। कल हम इसकी जो है चौथी क्लास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास।